going to revise two idioms. From them, first is throw a spanner in the work. The meaning of this idiom is to obstruct the work or to interrupt. Second is second to none, means best of all. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष में कुछ टेक्निकल और स्टैंडर्ड के ईडियम्स लेकर उपस्थित हूँ। आप कृपया थोड़ा ध्यान से सुन लें और एक बार इनको स्मरण कर लेना, फिर आपको याद हो जाएगा। इनमें कोई रटाविधि करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से समझाऊंगा ना, उनको आप सुन लें। तो देखिए, लास्ट की लास्ट लिखा हुआ डेंडोमीटर। डेंडोमीटर आप समझते हैं, मीटर से तो मतलब है नापना या कोई अध्ययन करना। तो डेंडोमीटर है कि पेड़ों का नाप का इंस्ट्रूमेंट, टू मेजर द ट्रीज। वी कॉल इट बाय ए डेंडोमीटर। नेक्स्ट इज काकोफिलिया। फिलिया यू नो लव, and काकोफिलिया means to love ugly things, to love foolish people, to love stupid persons. If you are of the type who is loving stupid persons or ugly persons or ugly things, then that we can be called that you are a cacophiliast or you are having a cacophilia. Next is pyromania. Pyro you know is fire, relate to fire. तो यदि आपको पायरोमेनिया हो गया है तो आप आग लगाने में, आग जलाने में, हर चीज़ को, हर वस्तु को जलाने में आपको एक तरह से आनंद की अनुभूति होती है। आपको एक मेनिया हो जाता है, जो चीज़ देखी उसको फटाक से उसको टिंडरिंग कर दिया या उसको जला दिया। तो ये है पायरोमेनिया। तो ये तीनों आप अच्छी तरह सीख ले। ये पायरो मीन्स फायर, मेनिया मीन्स आपको ऑब्सेशन हो जाता है, कैको मीन्स होता है अगली थिंग्स, स्टूपिड थिंग्स, फुलिश थिंग्स और अनवांटेड थिंग्स, और डेंडो होता है ट्रीज। तो ये तीनों आपके हो गया है ना। अब आप आ जाइए, ये थोड़े से बड़े हैं। कार्पेटाइम। कार्पेटाइम का मतलब है सीज द डे। सीज द डे का मतलब है टाइम को आप पकड़ लें। टाइम को पकड़ लें यानी टाइम जो माना जाता है वो एक नंगी खोपड़ी और उसके एक चोटी है, उस चोटी को पकड़ लें। उस चोटी को पकड़ लें, टाइम को नहीं जाने दें। इसका मतलब ये है कि आप टाइम का भरुपयोग उपयोग करें। टाइम ही आपका जीवन है, टाइम ही आपका अस्तित्व है। इसको कार्पे टाइम, ये बहुत शानदार है और आपके जीवन को पूरी तरह से जकड़े हुए है। परंतु यदि ये पास हो जाता है तो आपका जीवन, उतना टाइम जिस टाइम को आपने उपयोग नहीं करा है, वो आपका जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए बहुत शानदार टाइम है। कार्पे टाइम का मतलब है सीज द डे, सीज द अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज द टाइम। अब ये जो 5 है, ये बड़े टेक्निकल जो है ना, वो इडियम्स हैं। बिटवीन साइला एंड चेरिबिड्स, ये देखो ग्रीक माइथोलॉजी से है। और आपने सुना है जो हेलन का बारे में, जो हेलन के बारे में युद्ध हुआ था, ट्रोजन वार। और उस ट्रोजन वार के लड़ने के लिए ओडिशियस भी गया था और 10 साल तक तो लड़ाई चली थी, युद्ध चला था। और हेलन का जो था आप जानते ही हैं, हेलन वो थी जिसने दैट हैज मूव्ड द 1000 शिप्स, यानी हजारों जहाज गए थे उसके युद्ध में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वार था। जिस प्रकार से अपना महाभारत है, वैसे ही वेस्टर्न का ये जो है ना ट्रोजन वार है। तो उसमें ओडेशियस जो है वो वार में गया था और वार में जाकर के जब वापस लौट रहा था तो उसकी यात्रा को बोलते ओडिसी। ओडिसी, और होमर ने जो महाकाव्य लिखा है उसका नाम ही ओडिसी लिखा है। और ओडिसी का मतलब है ओडिशियस की यात्रा। ओडिशियस भी पात्र हो गया और उसकी यात्रा को ओडिशियस। जब वो एक रास्ते से आता है तो उसको आने में भी, वापस अपने घर लौटने में, ग्रीक लौटने में उसको 10 साल लगे और उसमें उसको सैकड़ों बाधाएं आई। उनमें से एक बाधा वो थी कि बिटवीन साइला एंड चेरिबिड्स, यानी उसके जब जहाज चल रहे थे तो जहाज में एक जगह ऐसी आई कि दोनों तरफ समुद्र और एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT, इतना सा टुकड़ा था। अब उस स्ट्रेट में से वो निकले तो एक तरफ तो उसके साइला पड़ता है। साइला का मतलब है मोनस्टर, जिसके 6 मुंह हो और वो ऐसे निकल जाए। उसकी जो दांतों की जो थी ना स्टेजेज, वो 3 तरह की थी। जैसे आपने मनुष्य के होता है एक लेयर होती है, उसके 3 थी। और
कोई तो कहता है उसके 6 मुख थे, और कई काव्य कहते हैं उसके 12 मुख थे। तो यानी वो कच्चा ही सेलर्स को निगल जाता था। और दूसरी तरफ तो था चेरिबिड। चेरिबिड का मतलब है कि ऐसा मोनेस्टर था जो पूरे समुद्र को दिन में 3 बार पी जाता था और 3 बार ही वापस निकालता था। यानी इतना वहाँ मतलब व्हिर्लविंड बनता था कि कोई जहाज आ जाता तो उसके अंदर पूरे के पूरे समा जाते थे। तो ऐसी जगह में फंस गया वो स्ट्रेट में ओडिशियस। अब ये बताइए कि साइला के मुख में जावे, 6 मुख के माए जावे, या चेरिबिड में जावे, यानी पूरा का पूरा समुद्र बुझा। तो इसका मतलब है उसको चुनना था, लेसर ऑफ द 2 इवल्स इसको बोलते हैं। जो दो खराब स्थितियां हैं, जो जीवन लेने वाली 2 हैं, 2 मतलब विपत्तियां हैं, उनमें से उसने कम वाली चुनी। चेरिबिड वाला चुन लेता तो पूरा का पूरा हुआ, उसके पूरे जहाज और उसके जितने भी उसके साथ में योद्धा थे वो सारे के सारे चेरिबिड में समा जाते, व्हिर्लविंड में। और इस साइला की तरफ से यदि गुजरता है तो उसके कुछ सेलर्स को वो साइला जो मोनेस्टर है जिसके 6 मुंह है और 6 मुंह में 3 लेयर के उसके जो है ना डेंचर है दांत, वो उतना खा जाता। तो उसने साइला की तरफ से चुना ताकि वह कुछ है कि सेलर को खोए, बाकी तो वो तो बच गया ना। तो इस तरह से यदि कोई परिस्थिति आ जाए जिनमें दोनों ही तरफ हानि हो तो आप कौन सा चुनेंगे? लेसर ऑफ द 2 इविल्स, जिसमें कम हानि होने का हो वो चुने। तो इसका मुहावरे का जो इडियम है कि यदि आप ऐसी विपत्ति में फंस जाए दोनों ही तरफ हानि हो तो उस रास्ते को चुन लें जिसमें कम हानि है। इसी तरह से बिटवीन द डीप डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब इसमें आपके ये का यही है कि एक तरफ तो डेविल है, मोनेस्टर है, और दूसरी तरफ महासमुद्र है। तो आप बताओ किसको चुनोगे? तो ये तो दोनों ही बड़ी विपत्तियां हैं। तो उस समय मौके की नजाकत को देखते हुए आप इसी से शिक्षा ले लें कि कौन से में आप जो है चुनना है आपको, या तो डेविल के मुंह में जाना है या डीप ब्लू सी में आपको डूबना है। अब आप देख लें उस समय मौके पर ही निर्णय किया जाएगा, लेसर ऑफ द 2 इविल्स। नाउ बिटवीन द फ्राइंग पैन एंड द फायर, ये है कि बैड से वर्स। या तो आप जो है ना फ्राइंग पैन में समा गए हो, आपको धीरे धीरे तला जा रहा है, या उठा करके आपको आग में डाल दिया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि बिटवीन द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी पहले तो आप कम विपत्ति वाली परिस्थिति में थे और आपको उठा करके आग में ही फेंक दिया। इसका मतलब है बैड टू वर्स यदि स्थिति हो तो आप कह सकते हैं बिटवीन द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। नाउ अब आ जाइए, नोट बैट एन आई लिड, यानी आंख की झपकी भी नहीं लेते आप। इतना यू आर हैविंग द हार्ट कि आप आंख की झपकी भी नहीं लेते किसी काम को करने में, और वो काम भी कैसा, थोड़ा सा किसी की जान लेने वाला हो। जैसे आप समझिए कि हॉक है या शिकरा है, जब वो किसी की जान लेता है, जान लेने के पहले तो वो पंखों को फड़फड़ाता है, परंतु जब वो डाइव करता है तो वो पंखों को नहीं फड़फड़ाता और सीधा उसको पकड़ के और उसको कैप्चर करके अपने प्रे को और ले जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि आप आंख की झपकी भी नहीं लेते तो आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, किसी का नुकसान करते हुए, किसी की जान लेते हुए या किसी को आप विपत्ति में डालते हुए आपका कोई भी कुछ भी आपकी रूह भी नहीं कांपती है। तो इसलिए आप कहते हैं नॉट बैट एन आई लिड। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ एज हैप्पी एज बूचर्स डॉग, एज फिट एज बूचर्स डॉग और एज फैट एज बूचर्स डॉग, ये इसके अलग अलग जो है ना मॉर्फीज में है, अलग अलग इसके रूप हैं। तो यदि बूचर्स डॉग है तो उसको तो खाने को तो खूब मिलता है स्क्रैप्स, तो वो है हैप्पी भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, और कोई कोई उसको कहते हैं कि खाने पीने से वो जो है ना मुस्टंड सुदृढ़ भी हो सकता है। तो इफ़ यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू ईट, if you are having luxury, all the luxury of life, then you can be compared as a butcher's dog। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह बता पाया हूँ। देखिए कि यदि आपकी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हो तो आप एक बूचर्स डॉग की तरफ हैं,
और यदि आप बिल्कुल इमोशनल लेस हैं, आप बिल्कुल हार्ट नहीं है, आपके कोई किसी प्रकार की जो है ना दया भाव नहीं है, तो आप आईलिड वाले हैं। और बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, दो विपत्तियां किस्मत से आ गई, तो आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में हैं। और आप यदि बेड से वर्ष हुआ है तो फ्राइंग पैन से आप फायर में आपको डाल दिया गया हो। और ये ओडिसियस वाला है, ये बहुत शानदार है क्योंकि इसमें आपको साइला 6 हेडेड मॉन्स्टर को सुनने को मिला, और ये चेरिबिट्स है, इसमें आपको व्हिर्लविंड सुनने को मिला। और यूजिंग द टाइम, और फायर से आपको जो है ना मेनिया है, आप जो चाहे उसी को जलाने की इच्छा होती है। काकोफिलिया मतलब है आप सुगली चीज़ों से आपको प्यार है। और डेंडोमीटर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ट्रीज। तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया हो, तो यदि पूरा समझ में नहीं आया तो कृपया आप करके इसमें लिख देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। और कल तक के लिए आप जो है ना इंतज़ार करना, मैं कल पुनः आपके साथ में अच्छे और ईडियम्स लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप फ्री है।